गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी रीड लेसन नंबर 2 ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री का हम लोग जो है सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे कि जिसमें था ट्रेड टू टेरिटरी। ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, और मैंने आपको प्रीवियस 3 वीडियो में इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी समझा दिया था। अभी हमारा जो लेटेस्ट पॉइंट चल रहा था वो था कि टीपू सुल्तान का, हाँ, वो पढ़ लिया था हमने, और हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कंपनी ने अपने रूल कैसे एक्सपेंड्स किए थे, ठीक है, कैसे थोपे थे यहाँ की भारतीय पब्लिक पर। अब पॉइंट आता है पेज नंबर 18 पर आ जाइए। यस, पॉइंट वॉर विद द मराठास, कि मराठास के साथ में जो वॉर हुआ था किसका, कंपनी का, वो कैसे क्या हुआ था और कैसे इन्होंने जो है मराठास के किंगडम को भी अपना एक्सहेड कर लिया था, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। फ्रॉम द लेट 18th century of the company also sought the curb and eventually destroy Maratha power with their defeat and the third battle of Panipat in 1761. The Marathas' dream to ruling the Delhi was started. They were divided into the many states under different chiefs, Sardars belonging to the dynasties as the Scindia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. These chiefs were held together in the confederacy and under a Peshwa principal minister who became is the efficiency military head and administrator had based the Pune. Madhavji Scindia and Nana Padnis were famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि जो 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने क्या किया था, मराठों की जो ताकत थी उसको भी काबू में कर लिया था और उनको ख़त्म करने के बारे में सोच लिया था भाई, है ना। पहले उन्होंने नवाबों को ख़त्म किया, उसके बाद में टीपू सुल्तान वाले मैसूर वाले एरिया को उन्होंने अपने तरफ कर लिया था। अब वो किसको कर रहे थे, मराठास को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। तो 1761 में जब पानीपत का बैटल हुआ था, थर्ड बैटल हुआ था, उसमें इनकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी। और उसके बाद में जो है मराठास क्या कर रहे थे कि जो दिल्ली था उसको अपना सेंटर पॉइंट बनाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि हम लोग क्या करेंगे, मराठास ये चाहते थे कि हम लोग दिल्ली को सेंटर, अब दिल्ली क्या था, सेंटर पॉइंट था ट्रेडिंग का, तो हर कोई चाहता है कि हम लोग जो है सेंटर पॉइंट का हिस्सा बन जाए। तो इनका सपना क्या था मराठास का, कि हम लोग क्या कर लेंगे, दिल्ली को शैटर्ड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिल्ली को मतलब अपना लेंगे तो इनका यहाँ पर ये जो इनका ड्रीम था ये शैटर्ड हो गया था, इनका सपना बिल्कुल चूर चूर हो गया था। और 1761 के जो थर्ड बैटल ऑफ प्लासी पानीपत हुआ था उसमें ये हार गए थे और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। मतलब उन लोगों को बिल्कुल क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था मैनी पार्ट्स में, मैनी स्टेट्स में। और मैनी स्टेट्स में जाने के बाद में जो वहाँ के मैनी स्टेट्स में जाने के बाद क्या होता था कि वहाँ के जो लीडर होता था उसे क्या बोला जाता था, चीफ बोला जाता था। वो कौन होता था, चीफ, जिसे कि सरदार था। अब वो सरदार ने इनको अलग अलग राज्यों में बांटा, तो उनमें क्या हुआ, कुछ सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग क्या बन गए, राजवंश बन गए थे, है ना। अब जो इनके अलग अलग डायनेस्टीज बने थे तो ये सारे क्या करते थे, सरदार जो थे वो एक ही था उनका, वो थे पेशवा बोला जाता था उनको, पेशवा जिनको कि बोला जाता था सर्वोच्च मंत्री होता था वो, हाँ। तो उसके अंतर्गत क्या होता था, एक कन्फेडेंसरी, मतलब एक कन्फेडेंसरी का मतलब होता है जो कि ऐसा गठबंधन के सदस्य थे, वो पेशवा के सदस्य हो गए थे, राज्यमंडल के सदस्य थे ये अलग अलग डायनेस्टीज जो थी। तो पेशवा इस जो कन्फेडरेंसी जो था इसके सैनिक और प्रशासनिक काम का, एडमिनिस्ट्रेशन का लीडर होता था, मुख्य होता था और पुणे में रहता था। इसके अलावा जो महादजी सिंधिया और नाना फर्नांडिस थे, ये 18th सेंचुरी के आखिर तक दो बहुत ही फेमस मराठा सोल्जर्स हुए थे। इनका नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, द मराठा वर subordinated in the series of wars. In the first war ended in 1782 with the Treaty of the Salabai with no clear victor, and the second Anglo-Maratha war 803-5 was fought different front of resulting in British gaining Odisha and the territories north of Yamuna river including Agra or Delhi. Finally, the third Anglo-Maratha war of 1870-90 crushed Maratha power
and Peshwa was removed and sent away to the Bithur near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the territory south of the विंध्यास। अब जो इन्होंने इधर मराठों से लड़ाई करी थी तो ये क्या चाहते थे कि हम लोग विंध्या की तरफ जो है साउथ में, दक्षिण में विंध्या पर्वत की तरफ हम लोग क्या करना चाहते हैं, पूरे भूभाग पर अधिकार करना चाहते थे। तो इनकी मतलब जो इच्छा थी वो देखिए, एक के बाद एक कई युद्ध हुए, उसमें कंपनी ने मराठों को बिल्कुल हरा दिया और उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। फर्स्ट जो बैटल हुआ था 1782 में, उसमें सालबाई जो थे संधि के साथ ख़त्म हुआ। उन्होंने अपनी जो यहाँ पर ट्रीटी कर ली थी, अब जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया था, मतलब दोनों की ना हार ना जीत हुई थी। लेकिन सेकंड जब जो एंग्लो मराठास बैटल हुआ था, जो 3 से 5 तक जा रहा था, वो कई बातों से जो है लड़ा गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना रिवर्स के जो बैंक्स थे उसमें आगरा और दिल्ली सहित कई जगह पर अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में उसको कर लिया। और 1870 से 19 के थर्ड जो एंग्लो मराठा बैटल हुआ, उसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने कुचल दिया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया कि भाई अब आपका कोई रोल नहीं है, तो आप लोग कानपुर में चले जाओ। वहाँ पर जाकर उनकी वहाँ भी हालत ख़राब कर दी थी। इस तरीके से उन्होंने जितना भी जो साउथ की तरफ का विंध्य वाला पोर्शन था, उस पर पूरा का पूरा इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था और इसको पूरा का पूरा एक्सहेज कर लिया था। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है द क्लेम ऑफ द पैरामाउंटेंसी। अब देखिए कि ये लोग जब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो इनकी पैरामाउंटेंसी बढ़ गई, मतलब इनकी सर्वोच्चता बढ़ गई और ये लोग दावा करने लगे, क्लेम करने लगे। तो इन सब चीज़ों से क्लियर भी होता था कि जो 19th सेंचुरी थी उसमें कंपनी जो है प्रोड्यूस्ड इन द अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इन्होंने अपनी कंपनी को विस्तार करने के लिए बहुत ही आक्रामक नीति बना ली थी। ये लोग आक्रामक नीति पर चल रहे थे। एंड अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे 1813 से 23 तक, इन्होंने एक न्यू पॉलिसी जो है पैरामाउंटेंसी जिसे कहा जाता है उसको बनाया। एंड वॉट इंस्टीट अचानक से नई एक नीति बना दी किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1830 में। और ये जो है गवर्नर जनरल थे, इनके लीडरशिप में सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत की गई। अब इसकी शुरुआत को देखिए इंस्टेंटली बना दी इन्होंने। नाउ द कंपनी क्लेम दैट द अथॉरिटी वॉज द paramount of supreme, hence his power was the greater than that the Indian state. In order to protect the instance of the injustified annexing of threatening and annex any Indian kingdom, the view continued the guide later British policies as well। अब देखिए कि यहाँ पर भी मुसीबतें टूट पड़ी हमारे इंडियंस पर। इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने नीति की शुरुआत करी तो कंपनी ने ये दावा किया कि उनकी सत्ता क्या है, सर्वोच्च है, मतलब वो सबसे ज़्यादा बिल्कुल पैरामाउंट से है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। उन्होंने ये बात को डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने ये भी बोला कि अपने हितों की रक्षा के लिए वो लोग भारतीयों का जो है उनकी रियासतों का क्या कर लेंगे, अधिग्रहण कर लेंगे। और उनको धमकियां देने लगे किसको, भारतीय रूलर्स को। और आखिरकार अपने पास मानकर वो लोग है ना, इनको मानते थे कि हमारे पास ही है। और उन्होंने नीतियों में इतनी गंदी नीतियां चलाई, इतनी गंदी पॉलिसीज से सारी जगह पर इन सबको क्या कर लिया था, अनएक्सेस कर लिया था। देन अब देखिए थोड़ा सा क्या हुआ कि दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट टू द अनलेजेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट इन द किटूर, कर्नाटक में है जो अभी, रानी चिन्नमन्ना took the arm and led to the anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in the prison in 1829. But Rayyan, a poor chowkidar as Sangoli in the Kittur, carried out to the resistance. With popular support, he destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by the British in 1830. You will read more about several cases in residence later in the book. अब देखिए क्या हुआ कि जब इन लोगों ने बोला कि हमारी नीतियां मतलब आराम से चलेगी या हमारे जो पॉलिसीज़ है वो हम लोग चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनका तो कहीं ना कहीं इनके घुटने भी टूट गए थे, किसके, इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के।
तो इन्होंने क्या किया, बेरोक टोक जो है इनकी बिल्कुल नहीं चली। एग्जाम्पल के जब अंग्रेज मतलब कंपनी ने किटूर नाम की जो कर्नाटक में है, अभी छोटी सी जगह है, वहाँ पर कब्जे में लेने का उन्होंने हिम्मत करी, तो रानी चेन्नम्मा ने क्या कर लिया, वहाँ पर उनके लिए जो है हथियार उठा लिए, आर्म्स कर लिए। मतलब रानी चेन्नम्मा ने क्या की लिए कि एक रेजिडेंस मूवमेंट की घोषणा कर दी और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें क्या कर लिया, लेकिन गिरफ्तार कर लिया और 1829 में जेल में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन चेन्नम्मा के बाद उनका एक चौकीदार था कित्तूर में ही, संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना नाम था, उसने इस जो रेजिडेंस था इसको चालू रखा और चारों तरफ समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिशर्स के जो कैंप्स थे, उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे, उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके रिकॉर्ड्स को ख़त्म कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था और 1830 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद में ऐसे कई भी और एग्जाम्पल्स हैं जो इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों, देखिए कि जो इन द लेट 1830 of the East India Company become worried about Russia and imagined the Russia might expand across Asia and enter India from the northwest, wanted to secure their control over the northwest, and next in the line was Punjab. But the presence of the Maharaja Ranjit Singh held back to the company after his death 1839 to prolonged war fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849 पंजाब was annexed। अब देखिए कि इधर जो कर्नाटक था वो इन्होंने अनेक्सेड कर लिया, एक्सेड कर लिया था ऑलरेडी। उसके बाद में मराठों के साथ में इन्होंने पूरा जितना भी हमारा विंध्या वाला सेपरेट पोर्शन था साउथ का वो ले लिया था। तो तरह तरह से इन्होंने अलग अलग गंदी पॉलिसीज से जो है कंपनी ने अपने हमारे जितने भी भारत के एरिया से उसको क्या कर दिया था, अनहेक्स कर लिया था। देन 1830 के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने रूस के प्रभाव को भी बहुत तरीके से वरीड मतलब चिंता होने लगी थी, रशियंस को भी, रशिया वाले एरिया को भी। कंपनी को यह डर था कि कहीं रूस जो है वो अपना इफेक्ट पूरे एशिया में फैलाकर जो है उत्तर पश्चिम भारत को भी अपनी चपेट में नहीं ले ले। मतलब उनको ये था कि रशिया जो है वो क्या ना कर दे कि कहीं हमारी कंपनी का जो हम लोगों ने इतना एक्सपेंड किया है तो कहीं उसको ख़त्म ना कर दे। तो इसने क्या कर लिया, इसी डर के चलते जो है कंपनी अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण बनाना चाहती थी और उन्होंने 1838 से 42 के बीच में अफ़गानिस्तान के साथ बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और उस लड़ाइयों में क्या किया इन्होंने, कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है इन्होंने अपना वहाँ पर स्टेबल कर लिया था और इनडायरेक्टली जो वहाँ पर स्टेबल हो गए थे कंपनी का रूल। और सिंध जो था, सिंध पर भी इन्होंने कब्जे में कर लिया था, सिंध को 1843 में। यहाँ के जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने पहले तो कंपनी की यहाँ पर नहीं चलने दी, लेकिन 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो गई तो 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन फिर भी आखिरकार 1849 में जो अंग्रेज़ों ने पंजाब को भी क्या कर लिया, एनेक्सेड कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये एक विलय की नीति थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है बच्चों। इसमें क्या था कि यह एक ऐसी पॉलिसी थी, पहले मैं इसको फाइनली पढ़ के बताऊंगी। द फाइनल वेव अनेक्सियस ऑक्यूर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 1856। ही devised a policy that come to be known as the doctrine of lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that it become the part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by the applying this doctrine. सथारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। देखिए ऐसा था कि इसमें आखिरकार जो 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी नीतियाँ काम में आई। इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई जो है नीति बनाई और उन्होंने ये कहा, जिसे विलय नीति कहा गया है, जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें ये कहा गया
कि अगर कोई राजा की मौत से पहले उसका कोई बेटा, मतलब उसका कोई मेल पुरुष, मेल पर्सन, उसका कोई सन बर्थ नहीं होता है, बोर्न नहीं होता है, कोई वो अगर मेल प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसके जितना भी शासन है वो कौन हड़प लेगी? कंपनी उसको अपने साथ में ले जाएगी, उस एरिया को कंपनी अपने अधिकार में ले लेगी। जबकि ये बिल्कुल खराब काम था, यानी कि कंपनी का हिस्सा बन जाएगी। ये जो लैप्स वाली नीति थी ना, कि भाई जहाँ पर अगर राजा अपना बेटा पैदा नहीं कर सकता या उसका कोई बर्थ किया हुआ, उसका पैदा किया हुआ कोई संतान नहीं है, वो भी कौन? बेटा होना चाहिए, ना कि बेटी। तो इन्होंने क्या किया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो राजा की मौत के बाद उस एरिया को कौन कर लेंगे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे अपने अधिकार में ले लेगी और वो कंपनी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें जो थी, जैसे कि सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी। ध्यान है ना, झांसी में तो झांसी की रानी का वाला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, आप लोग पढ़ते हैं हिंदी में, तो वो इसी वजह से कि भाई झांसी की रानी थी, वो बेटी थी, है ना, पेशवा बाजीराव की। तो उन्होंने मराठास जो थे, तो इसी वजह से झांसी को इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। फिर फाइनली क्या हुआ? 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया स्टेटमेंट दिया। अब देखिए इन्होंने नया एडेड आर्ग्यूमेंट कर दिया। दे सेड दे वर द ओबिलाइज्ड बाय ड्यूटी टेक ओवर अवध इन द ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसएग्रीमेंट ऑफ द नवाब and engaged by the humiliating way in which the Nawab was deposed. The people in Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. कि अब उन्होंने जब अवध पर अपना अधिकार कर लिया तो इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया, आर्ग्यू दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। फालतू ही बोल दिया, उनको झूठ बोला कि आप लोग क्या है कि जो यहाँ के नवाब है उसका बेकार गंदा सा जो शासन है उसमें बंधे हुए हैं, तो हम लोग आपको क्या करेंगे? इससे आज़ाद कराएंगे और इसके लिए ये हमारा कर्तव्य है ना। इसलिए वे लोग क्या करें? अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर है। ऐसी झूठी बातें उन्होंने कह दी थी। किसने? कंपनी वालों ने। इसने अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोगों में भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो कंपनी थी उन्होंने हर तरीके से हमारे इंडिया को अनहेक्स्ड करने की कोशिश करी और हमारे जितना भी देश था उसको अपने अधिकार में ले लिया। अब ये चैप्टर वैसे आगे और है लेकिन वो हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, इसलिए इसको हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, यहीं तक आ रहा है ये हमारे कोर्स में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर था बच्चों ये। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आपको भेज दूंगी। कीप योर लर्निंग बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।